चलिए हम लोग एक सीक्वेंस कंसीडर करते हैं, नंबर्स का सीक्वेंस, जो कि यहाँ पर इस बार ग्राफ से रिप्रेजेंटेड है। पहला नंबर है 5, अब देखिए 1 2 3 4 5। दूसरा नंबर है 7, तीसरा नंबर है 9, चौथा नंबर है 11 और पांचवा नंबर है 13। सो सीक्वेंस इस तरह का है, 5 से शुरू हो रहा है 5, फिर अगला नंबर है 7, फिर अगला नंबर है 9, फिर 11 और फिर 13। तो ये है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, ख़ास बात ये है कि जो डिफरेंस है एक नंबर से अगले नंबर तक जाने के लिए हम 2 इंक्रीज़ कर रहे हैं, फिर 7 से अगला नंबर जो है यहाँ जाने के लिए हम फिर से 2 इंक्रीज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर भी 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पर भी 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो इंक्रीमेंट है वो कॉमन है, सेम है, तो इसे कहा जाता है इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस। सो ये जो 2 है, पॉजिटिव 2, ये है कॉमन डिफरेंस, इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और इसे डी, लेटर डी, नॉर्मली लेटर डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पर टर्म्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले टर्म को हम A1 कहते हैं, दूसरे टर्म को हम A2 कहते हैं, तीसरे टर्म को A3 कहते हैं, चौथे को A4 एंड सो ऑन, पांचवें को हम A5 कहते हैं। सो यहाँ पर गिवन ये है, इस सीक्वेंस में जो इनिशियल टर्म है, फर्स्ट टर्म है, वो 5 है, और यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है, दैट कॉमन डिफरेंस इज़ 2, पॉजिटिव 2। तो ये है इस सीक्वेंस का फीचर। जब भी किसी सीक्वेंस में या फिर सीरीज़ में अगर इन नंबर्स को जोड़ दे तो फिर वो सीरीज़ बन जाता है। जब भी किसी सीक्वेंस में या सीरीज़ में एक नंबर से अगले नंबर तक जाने के लिए जितना इंक्रीमेंट करना पड़ता है, दैट मीन जितना जोड़ना या घटाना पड़ता है, फिर उससे अगले नंबर तक जाने के लिए सेम नंबर ही हमें जोड़ना या घटाना अगर पड़े, फिर वही चीज़ अगर सेम पैटर्न अगर रिपीट हो, तो फिर इस तरह का जो प्रोग्रेशन होता है इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये बेसिक फीचर होता है। तो यहाँ पर अगर मान ले कि हमसे पूछा जाए कि कोई भी एक टर्म, जैसे कि यहाँ टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, टर्म 3 है, टर्म 4 है, टर्म 5 है, कोई भी एक टर्म, फॉर एग्जांपल टर्म 5, इसका वैल्यू कितना होगा सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से कि फर्स्ट टर्म 5 है, सेकेंड, और कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस 2 है, जिसका मतलब होगा सेकेंड टर्म होगा 5 + 2, फिर थर्ड टर्म होगा उसके साथ 2 ऐड करना, फोर्थ टर्म होगा उसके साथ फिर से 2 ऐड करना। सो अगर ये इन्फॉर्मेशन गिवन रहे और हमें A5 या A6 या A9 या A11 इस तरह का कोई भी एक टर्म अगर इवैल्यूएट करना हो, तो फिर हम उसे कैसे इवैल्यूएट करेंगे? तो इसके लिए हम ये पाते हैं, ये गौर से देखने से हम ये पाते हैं कि एक नंबर से अगला नंबर जाने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस इंक्रीमेंट करना पड़ रहा है +2, फिर उससे अगला नंबर जाने के लिए हम कॉमन डिफरेंस जो है ये इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर कॉमन डिफरेंस इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर कॉमन डिफरेंस इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूँ कि जो A1 है, ये तो गिवन है, A1 इज़ 5। अब अगर आप A2 को देखें तो A2 होगा 5 प्लस जो कॉमन डिफरेंस है, दैट मीन 5 + 2 = 7। फिर जो अगला टर्म होगा, दैट नेक्स्ट टर्म = 5 + 2 × 2। देखिए 5 के साथ 2 बढ़ा, फिर से 2 बढ़ा, मतलब 2 2 बार इंक्रीमेंट हुआ 2 में, या हम कहेंगे 2 बढ़ा 2 बार। उसी तरह से A4 को अगर देखें तो ये हो जाएगा जो फर्स्ट टर्म है प्लस 3 बार हम कॉमन डिफरेंस इंक्रीमेंट करेंगे। उसी तरह से A5 जो होगा, इसके लिए हमें 5 के साथ 4 बार कॉमन डिफरेंस जो है इसे
इंक्रीज़ करना होगा। यहाँ पर इस 2 को हम 1 इंटू 2 कह सकते हैं, तब हमें पैटर्न मिल जाएगा। सो इसी चीज़ को हम 1 इंटू 2 कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि कोई भी टर्म हो उसका अगर हमें इवैल्यूएशन करना हो तो फिर यहाँ हमें फर्स्ट टर्म मिल रहा है, फर्स्ट टर्म के साथ कुछ हमें जोड़ना पड़ रहा है। सो दिस थिंग इज़ A1। सो ये जो है ये A1 है। अब आप देखिए हम क्या जोड़ रहे हैं, किसी भी एक को कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल A4 को ही कंसीडर कर लेते हैं। सो A4 पता करने के लिए हम फर्स्ट टर्म के साथ 4 माइनस 1 विच इज़ 3 इंटू कॉमन डिफरेंस हम इसे ऐड कर रहे हैं फर्स्ट टर्म के साथ, तो हमें A4 मिल रहा है। उसी तरह से अगर मान ले A5 की ही बात करें हम, तो A5 पता करने के लिए कॉमन डिफरेंस के साथ हम क्या जोड़ रहे हैं, 5 से 1 घटाएं 4 होगा, 4 इंटू कॉमन डिफरेंस हम उसके साथ जोड़ रहे हैं। तो यहाँ हमें एक पैटर्न मिल गया। वो पैटर्न ऐसा है कि हम कहेंगे ये कि एन कोई सा भी टर्म होगा, 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। सो दैट an इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर देखिए 3 के लिए अगर n का वैल्यू 3 हुआ तो फिर A3 इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म विच इज़ A1 प्लस 3 माइनस 1 विच इज़ 2 इंटू 2 यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है। A4 के लिए n का वैल्यू 4 हुआ तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म A1 प्लस 4 माइनस 1 इज़ 3 इंटू 2 इज़ कॉमन डिफरेंस। तो ये हो गया इसका जनरल फार्मूला। nth टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किसी सीक्वेंस या सीरीज़ का nth टर्म पता करने के लिए ये हो गया एक जनरल फार्मूला। अब मान ले एक सिचुएशन गिवन है। सिचुएशन कुछ ऐसा है कि आपसे कहा गया है कि A1 इज इक्वल टू 9 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 5 और हमें ये पता करना है कि A6 का वैल्यू कितना होगा। तो कैसे पता करेंगे हम, तो यहाँ पर आप देखें अगर हम A6 पता करने वाले हैं तो A6 होगा, दैट मीन जो 6th टर्म है वो बराबर हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस 6 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस D। सो A का वैल्यू है 9 प्लस 6 माइनस 1 इज़ 5 और कॉमन डिफरेंस जो है वो 5 है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं 9 प्लस 5 इंटू 5 इज़ 25 एंड दैट इज़ इक्वल टू 34। सो आप इसे इस तरह से देखें, A2 हो जाएगा 9 प्लस 5, A3 हो जाएगा फिर से 5 ऐड करें तो 19, फिर A4 हो जाएगा, फिर हम 5 ऐड करेंगे, उसी तरह से फिर से 5 ऐड करेंगे तो A5 हो जाएगा, तो 19 प्लस 10 इज़ इक्वल टू 29 और A6 के लिए फिर से 5 ऐड कर देंगे तो हमें 34 मिल जाएगा। एक बार मैं इसे यहाँ लिख लेता हूँ 9 सीक्वेंस को, 9 प्लस 5 इज़ 14, फिर हो गया ये तो A2 हो गया, A3 हो जाएगा 19, फिर से 5 ऐड करेंगे, फिर अगला टर्म जो हो जाएगा फोर्थ टर्म जो हो जाएगा ये 24 हो जाएगा 5 ऐड करने से, फिर ये 29 हो जाएगा, तो ये तो A5 हुआ और A6 जो है ये फिर से 5 ऐड करें तो 34 होगा। इस तरह से हम इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। ग्राफिकली अगर हम देखें तो इस चीज़ को हम ऐसे ग्राफ से समझ सकते हैं। ग्राफ इम्पॉर्टेंट यहाँ तो नहीं है फ़िलहाल के लिए, लेकिन जब हम सम पता करेंगे तो उस केस में ये ग्राफ जो है हमें काफ़ी मदद करेगा। तो यही वाला सिनेरियो कंसीडर कर लेते हैं। जो सिचुएशन था, सिचुएशन कुछ ऐसा था कि जो सीक्वेंस था ये था 5 फिर 7। इस बार हमें सीरीज़ कंसीडर करना होगा क्योंकि हम जोड़ेंगे, कुछ टर्म्स को जोड़ेंगे, 5 टर्म्स को ही जोड़ेंगे। उसके लिए जनरल फार्मूला क्या होगा वो हम देखेंगे। तो अब ये सीरीज़ बन गया। सो अब जो है अब ये बन गया सीरीज़। वैसे तो नंबर ऑफ़ टर्म्स यहाँ पर बहुत कम है तो हम आसानी से जोड़ सकते हैं, लेकिन जब नंबर ऑफ़ टर्म्स काफ़ी ज़्यादा हो, लेट अस से 50 टर्म्स है, 50 टर्म्स है, 100 टर्म्स है,
वहाँ पर एक एक करके जोड़ना तो संभव है नहीं, उसके लिए अगर हमारे पास जनरल फार्मूला रहे तो बड़ा आसान होता है। तो अब की बार ये जो है ये बन गया सीरीज़। अब इस सीरीज़ को आप यहाँ पर देखें, यहाँ तो सीक्वेंस को देखें आप, यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो सीरीज़ बन जाएगा। अब यहाँ पर हम कुछ इसके साथ छेड़खानी करने वाले हैं, तो उसी के लिए मैं यहाँ पर इसे फिर से इस ग्राफ को ड्रॉ कर लूँगा। तो ये जो बार है जो कि AN को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी बार को हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो फिर यहाँ पर आप देखें, जब हम इनको जोड़ेंगे तो आप गौर से देखें, यहाँ पर ये बन गया A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4, ये है A5। तो गौर करने वाली बात ये है कि अगर आप बिल्कुल बीच वाले, ये मिड टर्म है, बिल्कुल बीच वाले टर्म को अगर आप कंसीडर करें, फिर आप पाएंगे कि बीच वाले टर्म से जितना ज़्यादा अगला टर्म होगा उतना ही कम पिछला टर्म होगा। फिर उससे अगला टर्म जो है बीच वाले टर्म से जितना बड़ा होगा, उससे पिछला टर्म जो है बीच वाले टर्म से उतना ही छोटा होगा, सेम अमाउंट में छोटा होगा। तभी तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सो यहाँ से यहाँ जितना बढ़ा, फिर यहाँ उतना ही बढ़ा, फिर वहाँ से वहाँ, और फिर यहाँ सेम अमाउंट बढ़ा। 2 बढ़ा मतलब मिड तक पहुँचने के लिए 4 बढ़ा, और फिर मिड से 5वें टर्म तक पहुँचने के लिए 1-2 बार बढ़ा, मतलब 2 × 2 4 इंक्रीमेंट हुआ। सो इस लॉजिक को अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हुए इस सिनेरियो को कुछ ऐसा बनाते हैं कि यहाँ से इसे काट लेते हैं। अब यहाँ से काटने से फ़ायदा ये होगा कि काट के अगर हम यहाँ पर बैठाते हैं, फर्स्ट टर्म के साथ बैठाते हैं, लास्ट टर्म से हम मिड अमाउंट, मिड से जितना अधिक है लास्ट टर्म, उतना अमाउंट को अगर हम काट के फर्स्ट टर्म में बैठा देते हैं तो वो देखिए बिल्कुल मिड टर्म में पहुंच जाता है। उसी तरह से अगर मैं मिड से अगला वाला टर्म को, जो एक्स्ट्रा है मिड से ज़्यादा जितना है, उसे अगर काट के मैं उससे ठीक पहले वाले में इस तरह से बैठा देता हूँ, तो ये सब जो है मिड के बराबर हो जाता है। ये जो है ये मिड है, मिड टर्म है। और यहाँ से आप देखिए जो समेशन होगा, दैट समेशन इज़ इक्वल टू दैट मिड टर्म, चलिए इसे m नाम दे देते हैं, दैट मिड टर्म इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। सम करने से उतना ही आएगा, इन सब को जोड़ेंगे तो सब m के बराबर हो गया। और कितना टर्म्स है, n नंबर ऑफ टर्म्स है। सो समेशन को हम कुछ ऐसे कह सकते हैं कि सम जो होगा यहाँ पर, दैट सम इज़ इक्वल टू मिड into number of terms. Number of terms can be represented by n. यहाँ पर देखिए, this is A1, A2, A3, A4, A5. So A5, जब लास्ट टर्म A5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है, नंबर ऑफ टर्म्स इज़ 5, नंबर ऑफ टर्म्स इज़ दिस 5. सो नंबर ऑफ टर्म्स को n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। और यहाँ पर मिड जो है, इस मिड का कैलकुलेशन कैसे होगा, तो आप गौर से देखिए, मिड चूँकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यहाँ से फर्स्ट टर्म से हम जितना बढ़ के मिड तक पहुँचेंगे, लास्ट टर्म से उतना घट के हम मिड तक पहुँचेंगे। इसका मतलब ये जो मिड टर्म होगा, दैट मिड टर्म इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय, यहाँ पर n जो है लास्ट टर्म को इंडिकेट कर रहा है, डिवाइडेड बाय 2। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, ये मिड टर्म है और यहाँ 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18, 18 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 9। ये हमेशा एप्लीकेबल होगा जब यह सीरीज़ जो है, सीरीज़ या सीक्वेंस जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, ये हमेशा वैलिड होगा। तो फिर हम सम के लिए फॉर्मूला कुछ ऐसा बना सकते हैं कि a1 प्लस an डिवाइडेड बाई 2,
ये तो मिड टर्म हो गया, मिड टर्म का वैल्यू हो गया, इनटू नंबर ऑफ टर्म्स विच इज़ n। अब ये जो an है, मान ले आपसे कहा गया कि फर्स्ट टर्म जो है 5 है और कॉमन डिफरेंस जो है ये 2 है, और हमें फिफ्थ टर्म जो है ये पता करना है, फिफ्थ टर्म तक समेशन पता करना है, आई एम सॉरी, फिफ्थ टर्म तक समेशन पता करना है, मतलब 5 + 7 + 9 + 11 + 13। तो यहाँ पर हम अगर चाहें तो फिफ्थ टर्म का वैल्यू पता कर सकते हैं। पहले फिफ्थ टर्म का वैल्यू हम इस फॉर्मूला से पता कर लेंगे। फिफ्थ टर्म का वैल्यू पता करने के बाद ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर n का वैल्यू 5 हो जाएगा, लास्ट टर्म, दिस n इंडिकेट्स लास्ट टर्म, और n ऑब्वियसली an इंडिकेट्स लास्ट टर्म और n इंडिकेट्स नंबर ऑफ टर्म्स। सो an मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ a5 जो है, this a5 is last term, this is last term, and this 5 is number of terms। तो आप चाहें तो लास्ट टर्म का वैल्यू इस फॉर्मूला से पता करने के बाद, इसे पता करने के बाद ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये तो फिर 2 बार कैलकुलेशन करना होगा, एक बार तो लास्ट टर्म कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद ये वाला फार्मूला अप्लाई करके हम सम पता करेंगे। तो सम के लिए बेहतर होगा अगर हम एक जनरल सा फार्मूला बना लेते हैं, सिंगल फार्मूला, जहाँ पर an ना रहे। तो अब an को यहाँ से सब्सटीट्यूट करने के लिए हमें पता है कि an के लिए ये वाला फार्मूला होता है, तो इसे मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। सो an के लिए ये वाला फार्मूला होता है, हमें पता है। सो इस चीज़ को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। अब ये वाला वैल्यू जो है, ये वाला वैल्यू अगर हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें तो इसका मतलब ये होगा कि हम an को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। उसके जगह पे a1 आ जाएगा, उसके जगह पे n आ जाएगा, उसके जगह पे d आ जाएगा, और ये सारे नोन टर्म्स है, गिवन टर्म्स होंगे। तो एक ऐसा फार्मूला बनेगा, सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हमें फार्मूला मिल जाएगा, जिस फार्मूला में फर्स्ट टर्म का वैल्यू रहेगा, जहाँ पर n का वैल्यू रहेगा, मतलब कितना नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, और जहाँ पर d कॉमन डिफरेंस रहेगा। तो ये सारी चीज़ें गिवन जब होगा तो हम एक ही बार में हम कैलकुलेट कर सकते हैं सम कितना होगा। तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि सम इज़ इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 को कॉमन आउट कर लेते हैं। तो फिर ब्रैकेट के अंदर रहेगा a1 प्लस an, सो a1 प्लस an, a1 प्लस an के लिए ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, n-1 इंटू d। तो फिर ये ऑब्वियसली हो जाएगा n डिवाइडेड बाई 2 इंटू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। अब देखिए, आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर चूँकि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, ये 5 जो है ऑड नंबर है, सो दिस 5 इज़ ऑड नंबर है। सो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड नंबर होने के कारण हमें मिड टर्म मिल रहा है। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड ना हो के इवन होता तो क्या ये फॉर्मूला वैलिड होता? क्योंकि यहाँ पर इस तरह से पिक्टोरियली इस चीज़ को अगर हम देखें तो फिर हमें ऐसा लगेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड होगा या नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन होगा, इवन अगर होगा, तो उस सिचुएशन में हम ग्राफिकली इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को हम पिक्टोरियली ये चीज़ हमें रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो इस बार हम क्या करते हैं, इस बार इसे नंबर ऑफ टर्म्स को इवन बना देते हैं, 4 टर्म्स ले लेते हैं। क्या 4 टर्म्स लेने से ये फॉर्मूला वैलिड होगा? देखिए, यहाँ पर कोई मिड टर्म नहीं है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड और ये फोर्थ टर्म है, मतलब बीच वाला कोई टर्म नहीं। ये बीच से थोड़ा हट के है, ये भी बीच से थोड़ा हट के है, बिल्कुल बीच में कोई टर्म नहीं है। हाँ, भले ही टर्म नहीं है, लेकिन मिड टर्म पता करने के लिए हम कौन सा फार्मूला अप्लाई कर रहे थे? ये वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे थे। तो ये वाला अगर फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हमें कौन सा वैल्यू मिलेगा?
अब की बार जो है हमारा सीरीज़ जो है, हमारा सीरीज़ 5 से लेके 11 तक है, 5 से लेके 11 तक है। तो फिर ये वाला फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं 5 और 11, फर्स्ट टर्म 5 और लास्ट टर्म 11, और 5 + 11 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करते हैं तो हमें कौन सा वैल्यू मिलेगा? 5 + 11 इज़ 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 8। तो ये 8 कहाँ पर आएगा इस ग्राफ में? इस ग्राफ में अगर हम 8 को प्लॉट करें, चलिए बीच में ही प्लॉट करते हैं, तो ये तो 5 है, 6, 7 और 8 यहाँ तक पहुँच रहा है। मतलब इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए हमें जो नंबर मिला वो नंबर ये वाला है, 8 मिला नंबर। अब जो लॉजिक हमने इससे पहले अप्लाई किया है वही लॉजिक, मतलब काट के बैठाना, लास्ट टर्म से काट के फर्स्ट टर्म में बैठाएंगे हम, और सेकंड लास्ट टर्म से काट कर सेकंड टर्म में हम बैठाएंगे। कहाँ तक काटेंगे? अब की बार इस मिड तक हम काटेंगे। मिड टर्म नहीं है ये, वर्चुअली हम मिड टर्म कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस प्रोग्रेशन में, या फिर कहें इस सीक्वेंस में ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो मिड तक हम काटेंगे। हम देखेंगे मिड से, ये जो मिड नंबर जो कि वर्चुअल है, जो कि यहाँ पर इस सीक्वेंस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उससे कितना आगे है ये, या कितना ज़्यादा है ये। इतना ज़्यादा है, इसे काट के हटाते हैं। जब इसे काट के हम फर्स्ट टर्म में बैठाएंगे तो इंटरेस्टिंगली ये मिड के बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। वही लॉजिक हम यहाँ पर सेकंड लास्ट टर्म में अगर करते हैं तो फिर हम अगर इसे यहाँ से काटते हैं और यहाँ बैठाते हैं तो ये मिड के बराबर हो गया। मिड टर्म नहीं है यहाँ पर, इसीलिए हम इसे बार बार मिड कह रहे हैं हम लोग। सो ये जो है दिस 8 इज़ मिड। मिड टर्म नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये टर्म है नहीं, बिल्कुल सेंटर है। और ये सेंटर कैसे आया? ये सेंटर आया लास्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म जो है, और जो लास्ट टर्म है जो पिछली बार हमने यूज़ किया था, यहाँ पर n का वैल्यू 4 है। सो पिछली बार जो हमने यूज़ किया था, पिछली बार जो देखा था, सेम चीज़ ही हो रहा है कि ये जो मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू पाने के लिए हम यही वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और मिड वैल्यू से जितना ज़्यादा लास्ट टर्म होगा, मिड वैल्यू से उतना ही कम फर्स्ट टर्म होगा। इसीलिए जब हमने काटा मिड तक और काट के बैठाया फर्स्ट टर्म में, तो फिर हमें मिड के बराबर वैल्यू मिला। और फिर वही जब हमने सेकंड लास्ट टर्म के साथ किया, काट के हमने सेकंड टर्म में बैठाया तो वो परफेक्टली बैठ गया, सब मिड के बराबर हो गया। एंड मिड इज़ गिवन बाय दिस फार्मूला। तो फिर यहाँ पर जो सम होगा, दैट सम इज़ इक्वल टू मिड को m से रिप्रेजेंट करते हैं, m इंटू इस बार भी नंबर ऑफ टर्म्स। देखें 1 2 3 4 होगा इस बार नंबर ऑफ टर्म्स। हम क्या करते हैं, यहाँ से जो मिड है इसे हटा देते हैं, वरना आपको लगेगा कि यहाँ तो मिड आने के कारण एक टर्म बढ़ गया। नहीं, हम जो सम इस बार पता कर रहे हैं, जो सम इस बार हम पता कर रहे हैं, इसमें सिर्फ 4 टर्म्स है, इसमें 4 टर्म्स है। और वो जो सीरीज़ है ये है 5 + 7 + 9 + 11, 4 टर्म्स है। यहाँ पर भी 4 टर्म्स है। देखें तो यहाँ पर भी ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ ग्राफिकली हमने देखा कि सम जो है, दैट सम विल बी इक्वल टू मिड वैल्यू, मिड टर्म नहीं है, मिड वैल्यू 7 और 9 के बीचों बीच पड़ रहा है, दैट इज़ इक्वल टू 8। सो मिड वैल्यू इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इज़ 4। सो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर भी इस सीरीज़ में आप देखें नंबर ऑफ टर्म्स इज़ 4। हाँ, भले ही 8 यहाँ बीच में इस सीक्वेंस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये 8 मिड वैल्यू है। और उस मिड वैल्यू को हम 5 + 11 डिवाइडेड बाई 2 सेम वे से ही पता करेंगे, और उसके साथ नंबर ऑफ टर्म्स विच इज़ 4, 1 2 3 4, नंबर ऑफ टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से हमें सम मिलेगा। मतलब फार्मूला जो हमने पिछले केस में जो डराइव किया था, सेम फार्मूला यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा, भले ही मिड टर्म एग्जिस्ट करे या ना करे, रियली एग्जिस्ट करे या फिर वर्चुअली एग्जिस्ट करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो नंबर ऑफ टर्म्स चाहे ऑड रहे या इवन रहे, फार्मूला यहाँ पर वैलिड होगा। एंड दिस इज़ द फार्मूला। यहाँ पर जो फार्मूला है सम के लिए
जो प्रैक्टिकली हम यूज़ करते हैं। आप चाहे तो ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ए एन पता करने के बाद, लास्ट टर्म पता करने के बाद आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। सो मैं एक सिनेरियो देता हूँ। लेट अस से एक हम सीरीज़ कंसिडर करते हैं। दैट सीरीज़ इज़ 4 + 3, माफ़ कीजिएगा, घटाएंगे नहीं, कन्फ्यूजन होगा। पहले 4 + 7, 3 बढ़ा रहे हैं हम, फिर 3 बढ़ाएंगे तो 10, फिर बढ़ाएंगे तो 13, इस तरह से ये चलता जाएगा सीरीज़। और यहाँ पर ऑब्वियसली A1 जो है ये 4 है, कॉमन डिफरेंस जो है ये 3 होगा। और यहाँ पर हमें हमें पता करना होगा कि सम कितने टर्म्स का सम कर ले। चलिए हम यहाँ पर 7 टर्म्स का सम कर लेंगे। 7 टर्म्स का थोड़ा छोटा ही रख लेते हैं, 5 टर्म्स का सम कर लेते हैं। और ये हमें पता करना है इस फार्मूला को यूज़ करते हुए, जो फार्मूला हमने यहाँ पर देखा। तो चलिए एक टर्म और है, उसे भी लिख लेते हैं, ये 16 होगा। तो समेशन जब हम इस फार्मूला से पता करेंगे सम ऑफ 5 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज़, तो फार्मूला के हिसाब से ये हो जाएगा n-2, यहाँ पर n का वैल्यू ऑब्वियसली 5 है, और यहाँ पर 2 × a, चलिए वैल्यू ही लिख लेता हूँ, हमने फार्मूला तो यहाँ लिख ही लिया है तो एक लाइन बढ़ाना क्यों। 5 / 2, 5 इज़ n नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, 1 2 3 4 5। सो नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2 × फर्स्ट टर्म इज़ 4, फर्स्ट टर्म इज़ 4, और फिर प्लस n-1, दैट मीन 5 इज़ n, तो 5 - 1 इज़ 4, into common difference is 3, so that will be equal to S5 is equal to 5 divided by 2, 4 × 2 is 8, 8 + 12 is 20, so ये बन जाएगा 50। एक बार आप इसे जोड़ के देख लें। आप अगर ऐसे जोड़ेंगे तो 4 + 7 is 11, 11 + 10 is equal to 21, और फिर उसके साथ 13 जोड़ दे तो 34, उसके साथ 16 जोड़ दे तो 50 बन जाएगा। आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ से 3 हमने उधार लिया, यहाँ से हमने 3 उधार लेके 7 को दे दिया, तो 3 उधार लेने के कारण, 3 घटा देने के कारण ये भी 10 हो गया, और 3 यहाँ पर, वही 3 यहाँ पर जोड़ दिया हमने तो ये हो गया 10, तो ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। यहाँ से हमने 6 ले लिया, यहाँ से 3 हमने ट्रांसफ़र किया इधर, और यहाँ से यहाँ हमने 6 ट्रांसफ़र किया, 6 जो है इस तरफ ट्रांसफ़र किया। सो 6 को हमने ट्रांसफ़र किया इधर, तो ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, तो 5 ऐसे टर्म्स हमें मिल रहे हैं जो कि 10 के बराबर है, तो 5 × 10 इज़ इक्वल टू 50। उसी तरह से अगर मान लें कॉमन डिफरेंस जो है, ये कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी होता है, तो भी आप इस फार्मूला को यूज़ करके ये जो है सम पता कर सकते हैं। तो जहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है वहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। अगर मान लें d का वैल्यू -3 है, चलिए एक कंसिडर ही कर लेते हैं, एक हम यहाँ पर सीरीज़ जो है कंसिडर कर लेते हैं। लेट अस से 10, फिर प्लस उसके साथ हमने चलिए 3 घटा दिया, 3 घटा देने से ये हो गया 7, 7 से भी 3 घटा देते हैं 4, फिर हम 3 घटा देते हैं तो 1 हो गया। तो यहाँ पर जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ के लिए ये हो गया A1। कॉमन डिफरेंस जो है ये हो जाएगा -3, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ये बताता है कि किसी टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस को ऐड करने से अगला टर्म मिलता है। तो 10 के साथ -3 ऐड करेंगे तो 7 मिलेगा, 7 के साथ -3 ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा। सो -3 इज़ कॉमन डिफरेंस दिस टाइम। और ये जो है ये A4 है, हमें 4 टर्म्स को जोड़ना है। सो 4 टर्म्स को हम जोड़ेंगे। सो इसे क्वेश्चन फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो क्वेश्चन फॉर्म में कुछ ये ऐसा बनेगा कि गिवन है A1 इज़ इक्वल टू 10, कॉमन डिफरेंस इज़ इक्वल टू -3, और हमें ये पता करना होगा S4 इज़ इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ टर्म्स अप टू 4th टर्म, फर्स्ट टर्म से लेके 4th टर्म तक।
तो यहाँ पर फॉर्मूला हम अप्लाई जब करेंगे तो S4 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2, इंटू 2 इंटू द फर्स्ट टर्म इज 10 प्लस n minus 1, that means 4 minus 1 is 3 into common difference which is negative 3. तो फिर आप देखिए ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 2, 2 इंटू 20, और यहाँ पर ये हो जाएगा 3 इंटू नेगेटिव 3 इज इक्वल टू नेगेटिव 9, सो माइनस 9. तो ये बन जाएगा 2 इंटू 11 दैट इज इक्वल टू 22. अब देख ले जोड़ के 10 प्लस 7 इज़ 17 प्लस 4 21 हो गया. 21 के साथ एक जोड़ने से ये हो जाएगा 22. तो इस तरह से हम इस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं. तो ये तो था एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इसी तरह से अगर हम एक टर्म के साथ कुछ मल्टीप्लाई करके अगला टर्म तक पहुँचे और उतना ही मल्टीप्लाई करके अगले टर्म तक पहुँचे तो इस तरह के प्रोग्रेशन को जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा जाता है. अगले वीडियो में अब हम लोग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करेंगे. उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा. और ये जो पूरा चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज़ का, इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. प्लेलिस्ट खोलेंगे तो आपको इस पूरे चैप्टर का सारे वीडियोस का जो लिंक है वो मिल जाएगा. तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए खुश रहें. गुड बाय.